नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक है किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। 2015 में ये बना था। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्ट बेसिकली 16 साल से 18 साल तक की जो किशोर अवस्था होती है उसके बीच में जो अपराध होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। हालांकि केवल ये इन्हीं लोगों के लिए नहीं बना है, इसमें दो पहलुओं को हमें समझना होगा। पहला पहलू अपराध से संबंधित है, जो मैंने अभी आपको बताया 16 साल से 18 साल। इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैंने बताया अभी जुवेनाइल कहते हैं। ठीक है। दूसरा पहलू इसका क्या है कि अगर आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अनाथ होते हैं, ठीक है, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके संरक्षण के लिए क्या क्या सुविधाएं इसमें करनी है, तो वो सब चीज़ें इसमें दो पहलू को हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन और ये सब चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि ये क्या बने हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पारित ये कब हुआ था। 31 दिसंबर 2015, मतलब राष्ट्रपति की जो स्वीकृति मिली थी वो 31 दिसंबर 2015 को मिली थी, इसलिए इसे 2015 नाम दिया गया है। ठीक है। और ये लागू जो किया गया था ये 15 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इस दिन से ये लागू किया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि कोई एक्ट मोस्टली, सभी एक्टों के बारे में बात नहीं कर रहा, मोस्टली जिस साल बनता है उससे अगली साल ही वो लागू हो पाता है। अगर ऑप्शन में कभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं उसे। ठीक है। आते हैं उद्देश्य मैंने अभी आपको बताया कि इसके उद्देश्य दो ही हैं। 16 से 18 साल के बीच के बच्चों का लगातार अपराधों का बढ़ना, उनको कैसे संतुलन में रखा जाए। दूसरा, जो ज़रूरतमंद बालक हैं उनकी देखरेख का समाधान करना और उन्हें पुनः उनके पुनर्वास के लिए प्रस्तावित करना, मतलब अपने माताओं पिताओं से मिलाना अगर कोई बिछड़ गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस अधिनियम को यहाँ पे बनाया गया है। धारा 1 की बात हम यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि धारा 1 में मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी अधिनियम की धारा 1 उसमें उस अधिनियम के अस्तित्व की बात करती है कि हाँ ये अधिनियम बना हुआ है। ठीक है। धारा 2 की अगर हम बात करें तो उस अधिनियम की परिभाषाएं उसमें होती है। जैसा कि कोई भी अधिनियम है उसकी परिभाषाओं को उसमें बताया गया है धारा 2 के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है। ऐसी कुछ परिभाषाएं मैंने इसमें ली हैं, जैसे कि पिछले अधिनियमों में मैंने परिभाषाएं बताई थी, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आइए धारा 2 में कुछ अधिनियम की परिभाषाएं। सबसे पहले परित्यक्त बालक। परित्यक्त बालक एक ऐसा बालक है जो किसी बालक को उसके माता पिता त्याग देते हैं और जांच एजेंसी में ऐसी पुष्टि हो जाती है तो उस बालक को परित्यक्त बालक समझा जाता है। दूसरा आ जाता है दत्तक ग्रहण। दत्तक ग्रहण मतलब एडोप्ट करना। अगर आप किसी बच्चे को एडोप्ट करते हो तो वो किस तरीके से एडोप्ट करते हो और किस बच्चे को एडोप्ट, मतलब उसके जो जैविक माता पिता होते हैं, जो उसके ओरिजिनल माता पिता होते हैं, उन्हें उनसे स्थायी रूप से अलग कर देना ही एक जो है दत्तक ग्रहण की श्रेणी में आ जाता है। हालांकि दत्तक ग्रहण के बारे में मैं आपको थोड़ी सी और बातें बता देना चाहता हूँ कि दत्तक ग्रहण को आर्टिकल 56, मतलब एडोप्ट जो आप किसी बच्चे को कर रहे हो वो धारा 56 के तहत इसके एडोप्ट किया जाता है। एडोप्ट करने के लिए कई सारे रूल हैं। सबसे पहला रूल आपका क्या है कि अगर आप किसी भी बच्चे को एडोप्ट कर रहे हो तो उसको धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर उसे नहीं देखोगे। ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आप एडोप्ट कर रहे हो तो हस्बैंड वाइफ दोनों की ही सहमति होनी चाहिए। दोनों की सहमति से ही आप एडोप्ट कर सकते हो, तो वरना नहीं कर सकते। तीसरा, कोई भी सिंगल व्यक्ति किसी भी बालिका को एडोप्ट नहीं कर सकता। चौथा पॉइंट ये है, एडोप्ट करने के बाद में जिस बच्चे को आपने एडोप्ट किया है आप उसके ओरिजिनल माता पिता की तरह ही बन जाएंगे और उसके जो ओरिजिनल माता पिता हैं उनका अधिकार उस बच्चे से हट जाएगा। ये एडोप्ट की परिभाषाएं थी, ये कुछ बातें थी। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बालक। भारतीय कानून के अनुसार जो बालक समझा जाता है वो 18 साल से नीचे की उम्र का जो बच्चा होता है उसको बालक कहा जाता है। ठीक है। 18 साल से ऊपर वाले को वयस्क कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें किशोर अवस्था, जो किशोर अवस्था है वो हालांकि बालक के अंदर ही आ जाती है। किशोर अवस्था जो है ये 16 से 18 साल की उम्र की अवस्था होती है और स्पेशल इसी के बारे में ही ये एक्ट बना हुआ है। ठीक है। ये जो एक्ट बनाया गया 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं
उनके द्वारा जो अपराध किया जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया है। उसके बाद बात करते हैं देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक। देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक उस बालक को कहा जाता है जिसके रहने का कोई आवास नहीं है, जिसके कोई माता पिता नहीं है, या आगे का जीवन निर्वाह करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं है। तो इस तरह के बालक को देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं बाल गृह। बाल गृह या संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थान, ये लगभग सभी एक ही कैटेगरी की चीज़ें होती हैं। बाल गृह क्या होता है? कोई भी राज्य सरकार ये ज़रूरतमंद बालक जो होते हैं या इस तरह की या तो वो गवर्नमेंटेड होता है या गैर सरकारी संगठनों से, जैसे कि आपने सुना होगा चैरिटी जो है वो खुली रहती हैं, वो बिल्कुल यही काम होती है। बाल गृह का काम क्या होता है? सबसे पहले उनकी प्राथमिकता ये होती है, अगर कोई बालक इस तरह से घूम रहा है या कोई अनाथ है, या मतलब सबसे पहले बाल गृह का काम ही ये होता है, या जितने भी गृह हैं उनका काम ये होता है उसके माता पिता से उसको मिलवाया जाए, अगर वो उपस्थित हैं। अगर नहीं मिलवा पा रहे हैं तो उसका फिर अलग सॉल्यूशन देखना होता है। ठीक है, ये आपका बाल गृह हो गया। ठीक है, जिसे कहते हैं चाइल्ड होम। दूसरा आ जाता है संप्रेषण गृह, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन होम। ऑब्जर्वेशन होम में ऐसे बालकों को रखा जाता है जिन पर जांच चल रही है, मतलब कहने का यह है जिन्होंने कोई अपराध किया हुआ हो और उन पर कोई जांच लंबित हो, तो तब तक उन्हें ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा और उनकी सारी सुविधाएं जो हैं उनको उसके अनुसार दी जाएंगी। उसके बाद आता है स्पेशल गृह। स्पेशल गृह मतलब स्पेशल होम। ये ऐसा होम है जब किसी बालक ने कोई अपराध किया हो, जघन्य अपराध किया हो, उसके फलस्वरूप भी उसको पुनर्वास के लिए, उसके फलस्वरूप न्यायिक बोर्ड ने जो है उसे, जो जुवेनाइल न्यायिक बोर्ड है उसने अगर उसे पुनर्वास के लिए आदेश दे दिया है तो उसे स्पेशल होम में रखा जाता है कि भाई जाओ इसको वो करो, माता पिता से मिलो। नेक्स्ट आता है सुरक्षा स्थान। सुरक्षा स्थान में क्या होता है? 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं जो कोई अपराध कर देते हैं उन्हें सुरक्षा स्थानों में रखा जाता है, या 16 साल से 18 साल तक के बच्चे जो कोई जघन्य अपराध कर देते हैं। जघन्य अपराध क्या अपराध है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, अगर वो इस तरह का अपराध कर देते हैं तो उन्हें सुरक्षा स्थान पे रखा जाता है। बात समझ में आ रही है? बालक न्यायालय। बालक न्यायालय या चाइल्ड कोर्ट को आप इस तरीके से देखेंगे। इसके चाइल्ड कोर्ट जो है वो 2 तरीके के अधिनियम हैं, उनके द्वारा ये बनाया। एक तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है 2005, उसके तहत आप चाइल्ड कोर्ट बना सकते हैं। और दूसरा जो आता है पोक्सो एक्ट। ठीक है, मतलब लैंगिक जो एक्ट है उस पर बना हुआ है, उसके बारे में अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पूरा पोक्सो एक्ट के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए बालक न्यायालय बना हुआ। बालक न्यायालय में ये बाद में जाया जाता है, पहले इन बोर्ड से और समिति से अगर कोई इनके फैसले से खुश नहीं है तब जाके वो बालक न्यायालय में जाके अपनी अर्जी डालता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बात करते हैं छोटे अपराध। छोटे अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें सजा 3 साल से कम की सजा होती है। जिनमें 3 साल से कम की सजा होती है उन अपराधों को छोटे अपराधों की श्रेणी में रखा गया है, स्मॉल ऑफेंस। आई बात समझ में? उसके बाद आते हैं घोर अपराध। घोर अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें 3 से 7 साल की सजा होती है। ठीक है, जिन्हें घोर अपराध कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है जघन्य अपराध, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़े अपराध होते हैं। वो ऐसे अपराध होते हैं जिन्हें 7 साल से जिनमें 7 साल से ऊपर तक की सजा होती है, उन्हें जघन्य अपराध कहा जाता है। तो ये तो भाई इनका इंट्रोडक्शन हुआ धारा 2 के तहत। कुछ और परिभाषाएं भी हैं जो मुझे खास नहीं लगी, इसलिए मैंने ये खास परिभाषाएं ली। अब हम दोनों पहलुओं को देखते हुए चलेंगे कि ये जो अधिनियम बनाया गया है 2 पहलुओं को लेकर बनाया गया है। एक तो जो 16 साल से 18 साल तक के बीच के बच्चे हैं वो अगर कोई अपराध कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है। दूसरा, कोई ज़रूरतमंद बालक जो है उसे किस तरह से पुनः अपने माता पिता से मिलाया जाए या उसको कैसे बाल गृह में रखना है, उसके लिए क्या क्या सेवाएं रखनी है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं आगे। आइए भाई देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम दोनों को कंपेयर करके बताने वाले हैं। तो किशोर न्याय बालकों के देखरेख के संरक्षण नियम के ये 2 पहलू आपको इसमें ध्यान रखना होगा। एक तो किशोर न्यायिक बोर्ड धारा 4 के अंतर्गत आता है, बाल कल्याण समिति धारा 27 के अंतर्गत आता है।
इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में। इसका काम क्या होता है? अपराधों के लिए दंड देना। इसका काम क्या होता है? जो बालक अपने माता पिता से बिछड़े हुए हैं या ज़रूरतमंद हैं उनके हितों के कार्य करना। कैसे उन्हें माता पिता से मिलाया जाए, कैसे, दोनों के डिफरेंट कार्य हैं, देख लेते हैं। किशोर न्यायिक बोर्ड जो है वो धारा 4 के अंतर्गत आता है। इसमें आपके 3 सदस्य होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष पद पे केवल उसी को चुना जाएगा जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी का। बात समझ में आ रही है? उसकी भी अर्हताएं हैं कि कम से कम उसे अपने क्षेत्र में 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, बाकी 2 अन्य सदस्य जो होते हैं वे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। उनमें से भी एक का महिला होना आवश्यक है, मतलब एक जो है उनमें से महिला होगी। उनके लिए क्या अर्हताएं दी गई हैं कि कम से कम उन्हें बालकों के कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी 7 साल का एक्सपीरियंस उन्हें हो। तो इस तरह के लोगों से मिला के, 3 लोगों से मिला के ये बोर्ड बनता है। ठीक है, देख लीजिए, महानगर मजिस्ट्रेट होगा या प्रथम वर्ग न्यायाधीश, ये कौन होगा? इसका अध्यक्ष है जिसे कम से कम 3 साल का अनुभव हो। और ये 2 अन्य सदस्य जो होंगे दोनों सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिनमें एक महिला होगी और एक अन्य कोई भी हो सकता है। ठीक है, इन्हें कम से कम 7 साल का अनुभव, स्वास्थ्य, शिक्षा या बालकों के कल्याण से संबंधित इन्हें उसका अनुभव हो। ठीक है, आइए इससे जुड़े कुछ और धाराओं के बारे में इससे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत फिर धारा 5 भी इसी से रिलेटेड है। धारा 5 ये कहती है कि कोई ऐसा अपराध जिसमें बालक जो है वो 18 साल का नहीं है और उसने कोई अपराध किया हुआ है, ठीक है, परंतु अगर वो उस पर विचारण चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, उसके बाद उसने 18 साल की आयु पूरी कर ली है, तो उस पर जो है मामला जो चलेगा वो किशोर के अनुसार ही चलेगा। उसको किशोर ही माना जाएगा, मतलब 16 से 18 का जो होता है उसको किशोर माना जाएगा, ना कि उसको वयस्क मान के। ये धारा 5 के अंतर्गत इन्होंने साफ साफ बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 8 की। ठीक है, तो धारा 8 में क्या लिखा गया है? धारा 8 में इस बोर्ड के सभी कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से बोर्ड के कर्तव्य होंगे या उसकी पावर होगी, किस तरह से बोर्ड क्या क्या कर सकता है। तो बोर्ड के क्या कर्तव्य हैं? बोर्ड का ये कर्तव्य है कि मतलब उत्तरदायित्व किस तरीके से है कि अगर बोर्ड जांच कर रहा है तो वो ये कहेगा उसके माता पिता से कि भाई आप जांच में सहयोग करें, मतलब अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन माता पिता को देगा या माता पिता से कोई इन्फॉर्मेशन लेगा। दूसरा, जिस तरह से उसकी जांच चलती रहती है, जिस तरीके से जांच चलती रहती है, तो वहाँ उस किशोर की या उस बालक की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी किसकी होती है? बोर्ड की होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है धारा 10। धारा 10 भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, धारा 10 ये कहती है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी बालक को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार करता है तो उसका कर्तव्य है कि वो उसे विशेष पुलिस अधिकारी एकक, मतलब जो इसके लिए इस एक्ट के तहत जिन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है या कोई बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष वो प्रस्तुत करेगा, और उसका समय है 24 घंटे। आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे प्रस्तुत वहाँ करना है। दूसरी कंडीशन उसमें क्या दी गई है? किसी भी बालक को, किसी भी किशोर को किसी भी हालत में, चाहे उसने कैसा ही अपराध किया हो, जेल या हवालात में बंद नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है इसमें? पॉइंट ये आ जाता है कि अगर बोर्ड ये चाहे, अगर बोर्ड ये चाहता है कि उस बालक को उसके माता पिता या कोई ऐसा संरक्षक उसका कि जिसके पास उस वो बालक को रख सके, तो वो इसकी परमिशन बोर्ड दे सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कौन करता है? किशोर न्यायिक बोर्ड करता है। अच्छा, एक बात और है कि जैसे मान लिया किशोर न्यायिक बोर्ड के लिए आपको एक बात और समझनी है कि 16 से 18 साल का बच्चा अगर कोई भी अपराध कर देता है तो उसकी भी ये जांच करता है, जांच करके कि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से वो अपंग तो नहीं है, क्या उसने किस तरीके से किया है। उसके बाद फिर चाइल्ड कोर्ट निर्णय लेता है कि भाई उसे 21 साल तक का होने तक
उसे जेल में बंद रखा जाए हवालात में, ठीक है। चाइल्ड कोर्ट ये निर्णय लेता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी बालक किसी भी विशेष गृह से या बाल गृह से या संप्रेषण गृह से भाग जाता है तो उस पर कोई भी अतिरिक्त कार्रवाई नहीं होती और उसको लाके उसी गृह में पुनः दोबारा से रखा जाता है, ना कि जेल में बंद कर दिया जाता है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, उसी गृह में रखा जाएगा और उस पर कोई अतिरिक्त कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। ये आपका किशोर न्यायिक बोर्ड के अंतर्गत आता है। धारा 5, 8, 10 का विशेष रोल इसमें है, मैंने आपको बताया। अब दूसरे पहलू की अगर आप इसकी तरफ बात करें कि बाल कल्याण समिति धारा 27 के अंतर्गत, बाल कल्याण समिति धारा 27 के अंतर्गत क्या है, ये बच्चों के फेवर में है, ठीक है। जो ज़रूरतमंद बालक हैं उनको किस तरह से उन्हें अपने माता पिता से मिलाना है या किस तरह से उनके फेवर में काम करना है। तो इसमें 5 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें 7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। सभी सदस्यों को 7 साल का एक्सपीरियंस हो, बालकों के शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी जो चीज़ें हैं उनका अनुभव हो, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक महिला होती है, एक सचिव होता है। सचिव राज्य सरकार चुनती है, ठीक है। और बालकों के संबंधित विषयों से एक विशेषज्ञ होता है और एक अन्य सदस्य होता है। 5 सदस्य कुल मिला के इसमें होते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष होता है। 3 वर्ष से ज़्यादा का इसका कार्यकाल नहीं होता। तो टोटल मिला के इसके 5 सदस्य मैंने आपको बताया, एक महिला होगी, एक सचिव होगा और एक अध्यक्ष होगा, एक बालकों के संबंधित एक विशेषज्ञ होगा, ठीक है, और एक अन्य सदस्य होगा जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का है, 3 वर्ष से ज़्यादा का कार्यकाल। बेसिकली इसका काम क्या है वो मैंने अभी आपको बताया। धारा 31 ये कहती है कि भाई बालकों को कौन ऐसे ये जो संप्रेक्षण गृह बना रखे हैं, बाल गृह बना रखे हैं तो या समिति के पास में कौन कौन लोग उन्हें ले जा सकते हैं। तो एक तो बालक स्वयं वो अपनी मर्जी से जा सकता है। दूसरा, कोई भी लोक सेवक है वो उस बालक को ले जा सकता है। तीसरा, कोई भी बाल कल्याण अधिकारी है या पुलिस अधिकारी है वो उसको ले जा सकता है। चौथा, कोई भी अस्पताल की नर्स वगैरह या नर्सिंग होम से वो उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी कंडीशंस हैं जो अधिकारी हैं वो बाल कल्याण समिति को सौंप सकते हैं धारा 31 के अंतर्गत। अब धारा 31 के अंतर्गत उन्होंने उसको सौंप दिया। अब समिति का क्या उत्तरदायित्व है, समिति क्या है, ये जांच करती है कि वास्तव में इस बच्चे को देखरेख से संबंधित ज़रूरत है इसे या नहीं है, ठीक है। तो वो देखती है, अगर उसे ज़रूरत है तो समिति उसके लिए दीर्घकालिक रूप से मतलब परमानेंट भी कर सकती है, लंबे समय के लिए अस्थायी रूप से उसको जो है संरक्षण में किसी के छोड़ सकती है, ठीक है। और संरक्षण में जिसके संरक्षण में उस बालक को छोड़ेगी उसका यह दायित्व होगा कि वो बिल्कुल उसके माता पिता की तरह ही कार्य करे। बात समझ में आ रही है। धारा 39 क्या कहती है, धारा 39 ये कहती है कि कोई भी बालक अगर ऐसा है तो सबसे पहले उसका कर्तव्य ये होता है कि उसे पुनः समाज में पुनर्वास उसका और पुनः समाज में उसको मिलाया जाए, ठीक है, या उसके माता पिता से उसको मिलाने के हर संभव प्रयास उसके किए जाएं, ठीक है। सबसे पहला समिति का कर्तव्य यही होता है धारा 39 के तहत, ठीक है। अब धारा 42 एक विशेष चीज़ें हैं। धारा 42 में क्या है, धारा 42 में ये है कि भाई समिति का अगर ये काम होगी, आजकल फर्जी समितियाँ चलती हैं उन पर लोग बाग पैसा खा लेते हैं खूब, तो धारा 42 में यही सुविधा करी गई है कि अगर कोई भी समिति फर्जी तरीके से चल रही है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल की सजा है अगर उसने उस समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, और ये रजिस्ट्रेशन जो एक बार होता है वो 5 साल के लिए होता है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो कोई भी सरकारी, तो देखो सरकारी है, गैर सरकारी संगठन आपको इस तरह का अगर चलाना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप इस तरह का कोई भी गैर सरकारी संगठन नहीं चला सकते। अगर चलाते हो तो उसके धारा 42 के तहत आपको पकड़ा जाएगा और 1 साल का जुर्माना, 1 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना आप पर लगाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, किशोर न्यायिक बोर्ड और बाल कल्याण जो समिति है, इन दोनों पहलुओं से आपको इस नियम के बारे में पता चला। अब बात यहाँ तक आ गई। अब ऐसा होता है भाई, ये तो इसके लिए तो सजा किशोर न्यायिक बोर्ड ने दे दी। अगर किसी ने अपराध करा तो वो बाहर से दिखा, किशोर न्यायिक बोर्ड ने सजा दे दी। परंतु ये समिति अगर आपको ऐसा लग रही है कि ये बालकों की देखरेख करती है, बिल्कुल सही बात है,
क्या ऐसा नहीं लगता कि ये भी बालकों पे अत्याचार करती होगी? समिति के अंदर होता है, घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। इसी तरह से कोई भी बालक अगर इनके अंडर में है, क्या उस पर वो अत्याचार नहीं कर सकती कि उसको अंग भंग कर दिया जाए और उसे भीख मांगने के लिए कहा जाए, या उसके खिलाफ कुछ भी, या उसको ज़बरदस्ती पीटा जाए? इस तरह का अत्याचार भी तो कर सकती है। तो इस तरह के अत्याचार को आइए हम आगे पढ़ते हैं, किस तरह का उसमें सज़ा दी गई है। अगर इस तरह का समिति में कोई भी सदस्य अत्याचार किसी बालक पे करता है तो उसकी सजाओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए भाई, कुछ और जो अपराध थे उनके लिए दंड मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और मैंने बताए थे, ठीक है। क्या है? बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध, जो मतलब समिति में रह के या कोई और अन्य व्यक्ति उन बालकों के जिन पे जांच चल रही हो या जिनसे कोई केस हुआ हो, उनके विरुद्ध जो है अगर इस तरह की जांच करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई? देखो क्या बता रहा है ये, कि बालक की किसी भी जांच के दौरान अगर बालक पे कोई जांच चल रही है, अन्वेषण प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय किसी भी समाचार पत्र या दृश्य, मतलब वीडियो तरीके से या ऑडियो तरीके से, ठीक है, किसी भी माध्यम से उसकी पहचान जो है वो प्रकट नहीं करी जाएगी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है, उस बालक की पहचान प्रकट करता है, तो उसे 6 महीने या 2 लाख या दोनों, मतलब या तो उसे 6 महीने की जेल या 2 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर उस बच्चे की पहचान को सार्वजनिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, बालक पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति यदि बालक पर क्रूरता करता है। भाई अब किसी भी बाल गृह में बच्चे हैं और उन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो किसी भी आधार पर उन पर क्रूरता करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? 3 साल की जेल या 1 लाख रुपए, या तो 3 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए आगे, ये कह रहा है यदि भीख मांगवाने के प्रयोजन से बालक को नियोजित करता है। भाई कोई बालक, कोई भी किसी भी बालक को वो अगर इस तरह से अडोप्ट कर रहा है या बाल गृह में रख रहा है ताकि उससे भीख मंगवा सके या इस तरह का काम करवा सके, तो भाई उसके लिए कठोर कारावास है। ध्यान रखना है, 5 साल प्लस 3 लाख, 5 साल प्लस 3 लाख, इन दोनों के 5 साल की जेल होगी उसे और 3 लाख का उसको जुर्माना होगा। बात समझ में आ रही है? उसके बाद भीख मंगवाने के उद्देश्य से यदि अंग भंग कर देता है, मतलब अपाहिज बना देता है ताकि वो भाग ना सके, ठीक है, तो उसके लिए कठोर कारावास है 7 साल से लेकर 10 साल तक का और प्लस 5 लाख रुपए जुर्माना। वहाँ 5 साल और 3 लाख रुपए है, यहाँ 7 साल से 10 साल तक का है। और तंबाकू, मादक द्रव्य या ड्रग्स वगैरह की सप्लाई करने के लिए अगर बच्चे का नियोजन करता है तो उसके लिए 7 साल का कठोर कारावास है और प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना है। ये सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब कुछ और धाराएं हैं इसके अकॉर्डिंग जो इसमें है, 102 तक कंप्लीट है ये, ठीक है। धारा 82 के अंतर्गत क्या कहा गया है? मान लिया कोई भी, ये एक तरह का शारीरिक दंड है। शारीरिक दंड मतलब उसकी शारीरिक पिटाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी बच्चा अगर तुमने अपने यदि उसमें रख रखा है अपने संरक्षण में और आप उसे अनुशासन सिखाने की वजह से उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो पहली बार में आपके 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार में आपको 3 महीने की जेल, 3 महीने। ये धारा 82 का जो है ये सेकंड बार के अंदर की बाद में बता रहा हूँ कि इसमें आपको 3 महीने की जेल हो सकती है और प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं धारा 88। धारा 88 ये कहती है कि यदि किसी बालक ने कोई अपराध करा है तो वो इस अधिनियम के अलावा किसी और अधिनियम पे भी लागू होती है अगर बात, तो दोनों अधिनियम का कंपैरिजन किया जाएगा, जिसमें सज़ा ज़्यादा होगी उसके अनुसार सज़ा दी जाएगी। धारा 101 ये कहती है कि अगर कोई भी बालक या उसका माता पिता या कोई भी किसी भी समिति या न्यायिक बोर्ड से सहमत नहीं है कि उसके आदेश से, ठीक है, तो वो जो है अपनी अपील कर सकता है बालक न्यायालय में कर सकता है या जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में, ठीक है, क्योंकि महानगर मजिस्ट्रेट करता था न्यायिक बोर्ड, तो वो जिला मजिस्ट्रेट या बालक न्यायालय में कर सकता है। जो जघन्य अपराध हैं वो जो जघन्य अपराध के खिलाफ अपील होगी वो सत्र न्यायालय में होगी, ये विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद ये आता है धारा 102। धारा 102 ये सबसे बड़ा अधिकार दे दिया गया है कि धारा 102 में हाई कोर्ट का इसमें एडिशन है कि हाई कोर्ट अपनी मर्जी से या किसी ने कोई अर्जी डाली हो तो वो ये जांच कर सकता है कि समिति या केंद्र जो तुम्हारा ये न्यायिक बोर्ड है उसने अपना निर्णय सही दिया है या गलत दिया है। अगर उसका निर्णय गलत हुआ तो वो उसके निर्णय को रद्द कर सकता है, ठीक है। तो ये आज आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें,
कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन कर सकें। धन्यवाद।